शादी हुई अभी 2 महीने ही बीते थे कि सासू माँ की नसीहतें शुरू हो गई थी। वैसे हनीमून पर जाते समय ही सासू माँ ने कहा था, लौटने के बाद 1-2 महीने अपने घर परिवार को समझने में लगाओ, फिर अपने घर गृहस्थी संभालो और मुझे घर की जिम्मेदारी से मुक्त करो। उस समय वो सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। सासू माँ का कितना स्नेह और विश्वास है मुझ पर कि पूरी गृहस्थी मुझे सौंपकर निश्चित हो जाना चाहती हैं। हनीमून से लौटने के बाद 2 माह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नवविवाहित दंपति जब एक दूसरे के परिवार और प्यार संध्या से आकंठ डूबे हों तो समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मंजुल के साथ दुनिया जहान की बातें करते करते रात के 2-3 बज जाते। हर तरह से तृप्त होकर थक कर मैं गहरी नींद सो जाती तो सवेरे 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। शुरुआती 1-2 दिन मंजुल बेड की मेरे सिरहाने रख देते जो 9 बजे तक ठंडी हो जाती। अब सुबह की मेरी चाय थर्मस में रख दी जाती है जो उठने पर मैं गरम-गरम पीती हूँ। तब तक मंजुल नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो चुके होते हैं। 2 महीने बीतते बीतते मायके जाते समय सासू माँ ने मुझे धीरे से याद दिलाया कि लौटकर आने पर तुम्हें रूटीन बदलना होगा क्योंकि अब घर गृहस्थी तुम्हें संभालनी है। सासू माँ बहुत ही कर्मठ, हंसमुख, खुश मिजाज और शालीन थी। मैंने उन्हें कभी जोर से बोलते या डांटते नहीं सुना। फिर भी किसी आदेश की अवहेलना या समय पर कोई काम न करने पर वो असहज होकर कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया अविलंब व्यक्त कर देती थी। यदि वो लिहाज करती भी थी तो तब जब कोई बाहरी व्यक्ति बैठा हो। उस समय तो वे सहज भाव से बतियाती रहती थी, पर उसके जाते ही वो जिसने गलती की हो उससे कहने में जरा भी नहीं चूकती थी। घर में मेहरी और एक नौकर था। ससुर जी शेयर मार्केट का काम करते थे। छोटी नंद पढ़ रही थी। सभी का चाय नाश्ता टिफिन व भोजन की व्यवस्था से लेकर उनकी अन्य अपेक्षाओं और जरूरतों को वह सहजता से पूरा करती रहती थी। मायके से लौटने पर स्नान आदि करके पूजा घर में ठीक 6 बजे मुझे सितार या हारमोनियम बजाते हुए भजन गाने का आदेश मिला। संगीत व गायन में मैं पारंगत थी। मेरे गाए भजन सासू माँ को बहुत प्रिय थे। पूजा के बाद अन्य घरेलू कामों में मैं सासू माँ का हाथ बटाने लगी। मैं चाहती थी कि सासू माँ खुश रहें और मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो। घर पर गृहस्थी में सभी को संतुष्ट कर पाना इतना आसान ना था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे एक एक करके सासू माँ की ऐसी ऐसी नसीहतें सामने आने लगी कि सुनकर मैं तिलमिला उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मंजुल से मैं कहती तो वो उसे मजाक में उड़ा देते। वो परिहास प्रिय थे, माँ का सम्मान करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि माँ ने कुछ गलत कहा। मुझे भी आहत नहीं करना चाहते थे, अतः गंभीर से गंभीर बात को भी हवा में उड़ा देते। रात को बेडरूम में हमारी बातचीत की शुरुआत सासू माँ के दिन भर में दिए गए उपदेशों की समीक्षा से होती। जानते हो, उनकी मधुवाणी और सहज स्वर में भी कभी-कभी उस चींटी का दंश छिपा रहता है जो रेंगते रेंगते ब्लाउज में घुसकर काटने लगती है और सबके सामने ना उसे निकाल सकती हूँ ना मार सकती हूँ, बस कसमसा कर रह जाती हूँ। चींटी वाकई बहुत घृष्ट है, मंजुल कहते। ऐसे निषिद्ध आकर्षण स्थल पर सहज ही पहुंच जाती है जहां पहुंचने के लिए मुझे कितनी मनुहार करनी पड़ती है। तुम्हें तो हर बात में मजाक
सूझता है। मेरा तात्पर्य है वो कभी-कभी ऐसा वाक्य बोल देती है कि जिसे सुनकर तन बदन में आग लग जाती है। मैं चिढ़कर कहती तो प्रॉब्लम जग में ठंडा पानी तुम्हारे सिरहाने रखा रहता है। फिर ये बंदा अग्निशम अधिकार तो तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित है। आग बुझाने के लिए सतत तत्पर मंजुल मेरी बात को मजाक में उड़ा देते। उस दिन सुबह 7 बजे किचन में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि नौकर ने सूचना दी, सासू माँ का बेडरूम में बुला रही हैं। मैं सासू माँ के पास पहुंची। ये क्या है? उन्होंने वही चिर परिचित व मीठी सहजवाणी में कहा, तुमने बिस्तर कितने बजे छोड़ा जी? 6 बजे, मैंने उत्तर दिया। इस समय 7:15 बज रहे हैं। 1.25 घंटे से तुम्हारे कमरे की लाइट, टीवी ऐसे सब चल रहे हैं। ये तो बिजली की बर्बादी है ना। इससे बिजली का बिल निरर्थक बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने का भी खतरा रहता है। कमरे से निकलते ही सारे स्विच ऑफ कर दिया करो। इसे अपनी आदत बना लो। सासू माँ के मधुर वचनों को मैंने कड़वी दवा की तरह निगल लिया। वो मेरे साथ किचन तक आ गई थी। हड़बड़ाहट में मैं गैस जलती हुई छोड़ गई थी। उस पर कुछ पकाने का बर्तन नहीं था। सासू माँ जी ने पुनः वही बात याद दिलाई, कभी भी जाने से पहले गैस जल्दी हुई मत छोड़ो। इससे गैस बर्बाद होने के साथ साथ दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। मुझे मेरे घर पर पापा भी इसी प्रकार बात पर टोका करते थे, पर वहां मेरी मम्मी तुरंत अपनी लाडली बिटिया के बचाव के लिए आ जाती थी। पापा को पलटकर वह जवाब दे देती, क्या कंजूसी सिखा रहे हो? 2-4 रुपए की बिजली ही जाएगी तो घर के बजट पर क्या अंतर पड़ता है? गैस सिलेंडर तो 2-2 एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। थोड़ी सी गैस क्या बर्बाद हो गई, लगे बिटिया को उपदेश देने। अरे बाद में तो उसे ससुराल में खटना ही है, अपने घर में तो आराम से रहने दो। रात को मैंने मंजुल को सारी बातें बताईं तो वो हो करके हंसने लगे। हमारे ऑफिस में तो प्रत्येक डायरेक्टर के चेंबर के बाहर अंदर की लाइन काट देने का स्विच लगा है। हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चेंबर से जाते समय खुद स्विच ऑफ करता है, चपरासी का इंतजार भी नहीं करता। हम सभी ऑफिस से निकलते समय ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कहीं लाइट, एसी ना चले रहे हो। ये एक अच्छी आदत है। चलो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तुम्हारे रहते लाइट्स की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारे सौंदर्य के आलोक से कमरा ऐसे ही आलोकित रहता है। दिन बीतते रहे और सासू माँ की नसीहतें भी बदसूरत जारी रही। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस देश में तमाम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बाथरूम में साबुन सोप बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पर पड़ा गल रहा है। किसी का पैर पड़ने पर वो फिसल सकता है, चोट लग सकती है। कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तह करके हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने चाहिए। गंदे मोजे व कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाले? पापा की शाम की चाय में शुगर क्यूब्स दे दिए, शुगर फ्री टैबलेट नहीं दी। जानती हो वो डायबिटिक है। ये श्रृंखला बहुत लंबी थी। हर छोटी से छोटी बात पर उनकी चौकस निगाह लगी रहती थी। बेडरूम में सोते समय में अगरबत्तियां जलाकर लगा देती थी। इससे कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक उठता था। दीवार पर किताबें रखने का एक छोटा सुंदर सा अटैचमेंट लगा था। अगरबत्ती स्टैंड था नहीं, तो मैं अगरबत्ती की तीलियां किताब के पन्नों के बीच दबाकर रख देती थी।
सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया और एक सुंदर सा अगरबत्ती स्टैंड ले आई। अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक आदि के पीतल के छोटे छोटे बर्तन जो मुख्य रूप से पूजा घर में रहते थे कि साफ सफाई सासू माँ स्वयं करती थी। कभी कभी ये जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी जाती थी। बाकी रसोई के बर्तन तो मेहरी मांजती थी, पर पूजा के बर्तन स्वयं साफ किए जाए ऐसा सासू माँ का निर्दोष था। इस सफाई अभियान में कभी कभी बेडरूम का अगरबत्ती स्टैंड पूजा घर में रखा जाता और रात को अगरबत्तियां मैं फिर से किताब के पन्नों के बीच लगा देती। इसके लिए भी सासू माँ एक दो बार मुझे टोक चुकी थी, पर मुझसे अक्सर भूल हो जाती। कपड़े की उधार खरीदारी पर सासू माँ की तीखी टिप्पणी सुननी पड़ती। मैं मगन भाई, छगन भाई के यहाँ से अगर उधार कपड़े लाती हूँ तो साफ साफ बता देती हूँ कि 3 मासिक किस्तों में भुगतान करूँगी और ऐसा बिना भूले करती हूँ। तुम उनके यहाँ से कपड़े ले आई और 2 माह बीत गए, रुपए नहीं भिजवाए। ये तो उसे बता देती कि रुपए इतने महीने बाद भिजवाऊंगी। मैं आज गई थी तो तकादा तो उसने नहीं किया, पर बताया जरूर। मैंने आज ही उसका उधार चुकता करके खाता क्लियर कर दिया है। उधार के लेन देन में बहुत सतर्क और नियमित होना चाहिए। बैंक में छड़ खाते की किस्त नियत तारीख पर नहीं जमा हुई, ना मंजुल ने ध्यान दिया, ना इनके पापा ने उस पर पीनल इंटरेस्ट पड़ गया। भाई का घर से फोन आया था, वो चहक रहा था, दीदी मेरा आयकर अधिकार के लिए चयन हो गया है, 20 को जाना है, पापा तुम्हें लाने 14 की सुबह पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहना। भाई से कभी मैंने वादा किया था कि उसकी सर्विस लगने पर मैं उसे एक सूट उपहार में दूंगी। मगन भाई, छगन भाई के यहाँ मैं 12,645 रुपए में 3 पीस सूट का बहुत शानदार कपड़ा ले आई। इसने प्रार्थना की कि बधाई देने के बहाने ये कल परसों में चले जाए और कपड़ा दे आए, जिससे वो समय से सिलवा सके। मैं घबरा रही थी कि मेरी कंजूस लेकिन हिसाब किताब की पक्की सासू माँ कहीं किराए आदि के खर्च को लेकर इनका जाना रोक न दे, पर उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी। इनको छुट्टी नहीं मिल पाई तो पापा जाने को तैयार हो गए। बेडरूम में किताबों के शेल्फ के नीचे रखी टेबल पर मैंने वो सूट का कपड़ा रख दिया कि सुबह पैक करके पापा को दे दूंगी। सुबह आँख खुलने पर जो दृश्य देखा तो मेरी सांस हलक में अटक कर रह गई। रात को जलती अगरबत्तियों को मैंने किताब के पन्नों में दबाकर लगा दिया था। रात को न जाने कैसे जलती अगरबत्तियां सूट के कपड़े पर गिर पड़ी, जो ठीक नीचे टेबल पर रखा था, और कपड़े के बीचों बीच जलाकर सुराग बना दिया। मैं किंकद्र, वियमीपूर्ण और हतप्रभ हो गई। मैंने 3,000 रुपए अपने पास से लगाए थे, 4,000 इनसे लिए थे और 5,645 रुपए बाकी कराई थी। दुख और क्षोभ में मेरी आंखें भर आई। सासू माँ को सारी बात बताई तो वो सांत्वना देने लगी। बोली, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब रोने से नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती। जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी गलती थी। यदि मैंने अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड में लगाया होता या कपड़े को अलमारी में रखा होता तो ये हादसा ना होता। छगन भाई, मगन भाई ये यहाँ तुरंत इतना अधिक उधार करने की हिम्मत ना थी, जबकि अभी 5,000 उधार कर ही आई थी। सासू माँ तो एक पैसे का भी नुकसान
नहीं सहन कर पाती, इसलिए उनसे और कुछ कहना बेकार है। भाई के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगी, यही सोच सोचकर मैं ग्लानि में भरी जा रही थी। सासू माँ ने सुराख हो गए कपड़े का निरीक्षण किया, फिर बोली, इसको रफू करवा दूंगी तो काम आ जाएगा। 2 दिन बाद पापा मेरे मायके भैया को बधाई और उपहार देने चले गए। 14 तारीख को पापा के साथ मायके जाते समय मैं सोच रही थी, भाई से कैसे आंख मिला पाऊंगी। भाई सोच रहा होगा कि इतने बड़े संपन्न घर में दीदी है और पहली बार उपहार दिया भी तो ये रफू किया सूट। उस टेलर ने भी क्या सोचा होगा, रफू के निशान को सूट सिलते समय कहाँ छिपा पाएगा कोई। इससे तो अच्छा था कि कोई उपहार ही ना देती, कोई बहाना बना देती, कम से कम किरकिरी तो ना होती। क्या मेरी बदनामी ससुराल की बदनामी ना थी, लेकिन अब से तीर कामान में निकल चुका था। शर्मिंदगी सहने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही कहाँ था। घर पर सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुंचते ही भाई की चहकती आवाज सुनाई पड़ी, दीदी यू आर ग्रेट, मेरा सूट सिलकर आ गया। इतना शानदार सूट की आंखें नहीं ठहरती। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 20,000 से कम का नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि टेलर को भी जीजा जी के पापा ने पूरी सिलाई के पैसे दे दिए थे। बहुत ही गर्व और प्रसन्नता से भाई ने जो सूट मुझे दिखाया वो तो उससे भी महंगा कपड़ा था जो मैंने खरीदा था, नया और बिना किसी रफू के। सासू माँ के उपदेश अब कम हो गए हैं क्योंकि उनकी नसीहतों का अब मैं 100% पालन करती हूँ। मितव्ययता और कंजूसी का अंतर भी मेरी समझ में आ गया है। इनके पापा के ऊपर रफू किया सूट खूब जमता है। टेलर ने इतनी सफाई से सिला है कि रफू का पता ही नहीं चलता। मंजुल ने कहा, पापा कहते हैं कितना सुंदर सूट मेरी पुत्र वधू ने दिया। उनको तुमने सूट दिया, मुझे क्या दे रही हो? मैंने सोखी से आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारा उपहार वो 5,645 का छगन भाई मगन भाई का बिल है, जाके भुगतान करो। लेकिन उसका भुगतान को माँ ने कर दिया, अब उसका मुआवजा तुमसे वसूलना है। और हंसते हुए उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।